चलिए ध्यान दिया जाए। हम लोगों को आज के क्लास में देखें, हम लोग तो पढ़ना है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्व, कोलॉइडी विलयनों का गुण, नहीं कोलॉइडी विलयन का जो गुण है उस गुण के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो कोलॉइडी विलयन के गुण के बारे में आपको सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, तो अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में हम लोग पहले भी बताए हुए हैं। नहीं, विलियन चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे तो उस समय अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में आपको बताया गया था। अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि किसी भी विलयन का वह गुण, किसी भी विलयन का वह गुण जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करता है, नहीं विलय कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, ऐसा बताया गया था। तो विलय कणों की संख्या पर, विलय कणों की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण ध्यान रखना है। ठीक है, तो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। अब अनुसंख्यक गुणधर्म जो है ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप जानते हैं। तो अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, नहीं तो 4 प्रकार में आप जानते हैं कौन कौन सा प्रकार है। एक वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, एक है आपका वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, एक है आपका क्वथनांक का उन्नयन, और तीसरा है हम लोगों का हिमांक का अवनमन, और चौथा हम लोग देखें अगर चौथा है आपका परासरण दाब। तो ये 4 जो हैं ये आपके अनुसंख्यक गुणधर्म है, नहीं और इन चारों के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये सभी अनुसंख्यक गुणधर्म जो हैं ये कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं, ध्यान रखना है। इनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, ध्यान रखना है। यदि विलय कणों की संख्या ज्यादा, यदि विलय कणों की संख्या ज्यादा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी का मान भी ज्यादा होगा, ध्यान रखना है। यदि विलय कणों की संख्या ज्यादा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान भी क्या होगा, ज्यादा, ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोगों को इसमें कंपेयर करने की कोशिश किया है, हम लोगों को इसमें कंपेयर करने की कोशिश किया है क्या भाई, देखो तो जैसे हम लोग एक ले लें ट्रू सॉल्यूशन और एक तरफ ले लें कोलॉइडल सॉल्यूशन, एक तरफ आप ले लिए ट्रू सॉल्यूशन और एक तरफ ले लिए कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब मान लो कि ट्रू सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, तो ट्रू सॉल्यूशन का भी हम लोग 10 ग्राम ले लिए, नहीं इसमें 10 ग्राम विलय ले लिए और इसमें भी 10 ग्राम विलय ले लिए। ठीक है, दोनों में विलय की जो भार लिए हैं क्या ले लिए हैं, सेम ले लिए हैं। अब हमको पता है कि जो वास्तविक विलयन होते हैं ट्रू सॉल्यूशन, इसके कणों का आकार छोटा होता है, तो इसके 10 ग्राम में अगर कणों का हम लोग देखें तो इसमें कणों की संख्या 1 2 3 ऐसे ही होगी कुछ। ये 10 ग्राम में इसके कणों की संख्या है और इसके कणों का आकार बड़ा होता है। चलिए,
तो इसके 10 ग्राम में कणों की संख्या यहां दिखाई गई है। तो 10 ग्राम में कणों की संख्या यहां पर ज्यादा है कि यहां ज्यादा है? यहां पर क्या है? ज्यादा है। नहीं, तो ट्रू सॉल्यूशन में अगर देखें हम लोग, तो यहां पे कणों की संख्या जो होगी, कणों की संख्या ज्यादा होगी, और यहां पर जो कणों की संख्या होगी कम होगी। नहीं, तो यहां पे अगर कणों की संख्या ज्यादा है, नहीं, तो इसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान, सीपी का मान ज्यादा आएगा, और यहां पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान कम होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटली कणों की संख्या पर निर्भर करती है। तो यहां पे जो कणों का आकार होता है वो छोटा होता है। नहीं, तो यहां 10 ग्राम में कणों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। यहां पर 10 ग्राम में कणों की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो अगर यहां पर कणों की संख्या ज्यादा होगी, अगर यहां पर कणों की संख्या ज्यादा होगी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान भी वास्तविक विलयन में क्या होगा? ज्यादा होगा, और इसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान क्या होगा? कम होगा। नहीं, यानी कि अगर हम लोग कोलाइडल विलयन लिए हुए हैं एक बर्तन में, और एक बर्तन में वास्तविक विलयन लिए हुए हैं, नहीं, और अगर दोनों के मान लो किसी भी एक कोलिगेटिव क्वथनांक का उन्नयन ही चेक करना हुआ, तो क्वथनांक के उन्नयन का मान ज्यादा किसके लिए आएगा? वास्तविक विलयन के लिए क्वथनांक के उन्नयन का मान क्या आएगा? ज्यादा आएगा। हिमांक के अनुमान का मान भी देखिएगा तो वास्तविक विलयन क्या आएगा? ज्यादा आएगा। बात समझा रहा है? और कोलाइडल विलयन का ये सब मान क्या आएगा? कम आएगा। दिक्कत है? तो ये एक हम लोग का प्रॉपर्टी है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें किसी को दिक्कत है? बोलिए, आगे बढ़े। देखा जाए, अगला इसमें लिखा हुआ है टिंडल इफेक्ट, नहीं, टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव क्या है? आप पहले से भी इसके बारे में जानते हैं। टिंडल प्रभाव के बारे में हम लोग को लोअर क्लास में भी मिलता है टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव क्या है देखा जाए तो हम लोग को इसमें लिखा हुआ है, सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, कि कोलाइडल विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों के द्वारा जो प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है, नहीं, उसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। ध्यान रखना है, वही लिखा हुआ है, कोलाइडल विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। ये टिंडल प्रभाव जो है ये सबसे पहले फराडे के द्वारा देखा गया था। नहीं, सबसे पहले किसने देखा? फराडे के द्वारा देखा गया था। नहीं, लेकिन चूंकि टिंडल साहब जो थे उन्होंने इसका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया, ढंग से हम लोग को बताया, इसीलिए उनके नाम पर यह प्रभाव आ गया। ध्यान रखना है, फराडे ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, डिटेलिंग नहीं किया था, टिंडल ने इसको डिटेल किया। ध्यान रखना है, इस कारण से टिंडल के नाम पर ही इस प्रभाव का नाम पड़ गया। दिक्कत है? ठीक है, तो टिंडल प्रभाव क्या है बता सकते हैं आप। अब टिंडल प्रभाव जो है वो जनरली वास्तविक विलयन नहीं दिखाते हैं, लेकिन कोलाइडल विलयन दिखाते हैं। ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या भाई? कि यह प्रभाव वास्तविक विलयन के कणों के द्वारा, वास्तविक विलयन के कणों के द्वारा, यह प्रभाव वास्तविक विलयन कणों के द्वारा नहीं दिखाया जाता है। ध्यान रखना है, तो यह प्रभाव वास्तविक विलयन कणों द्वारा नहीं दिखाया जाता है। ध्यान रखना है, जबकि कोलाइडी विलयन के कणों के द्वारा दिखाया जाता है। ध्यान रखना है, तो यह प्रभाव वास्तविक विलयन के कणों के द्वारा नहीं दिखाया जाता है, जबकि कोलाइडी विलयन के कणों द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है,
जैसे इसका एक्सपेरिमेंटल चेक किया जाता है, ध्यान रखना है, जैसे ये शीशा ग्लास ले लिया गया, शीशा ग्लास ले लिया गया, एक में वास्तविक विलयन लिया गया, इसमें कण उपस्थित हैं, ये कण छोटे छोटे हैं, ध्यान रखना है। तो ये दिया गया आपका ट्रू सॉल्यूशन यानी वास्तविक विलयन। अब इसमें जो कण है वो थोड़ा बड़े बड़े हैं, ध्यान रखना है। तो ये जो है आपका ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यहां से एक टॉर्च लिया गया, ये शीशा का ग्लास है, और इस टॉर्च से इसमें लाइट फ्लो करवाया गया। जब लाइट फ्लो कराया गया, ये टॉर्च है आपका, इस टॉर्च से जब लाइट फ्लो कराया गया, नहीं तो लाइट फ्लो करती है, लेकिन यहां पर हमको लाइट दिखाई नहीं देती है। लेकिन यहां से जैसे ही हम लोग को यह लाइट जो है इनको पार करके इधर की तरफ आती है और यहां से जब पास करती है, तो देख लो ये लाइट इसमें से पास की है नहीं, लेकिन क्या यहां पर आपको लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है? लाइट का पाथ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वास्तविक विलयन के कण जो हैं ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करवाते हैं, नहीं। जबकि आप देखो यहां पर जब लाइट इसमें जब इंटर कर रही है, नहीं तो इसमें लाइट का ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है, आपको दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। इसमें वो लाइन नहीं खींचा गया है, ध्यान रखना है। तो यहां पे प्रकाश का पाथ दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहां पर प्रकाश का पाथ दिखाई देता है, नहीं, क्योंकि कोलाइडी कण जो है ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। इसलिए शीशे के ग्लास में जिस भाग से, शीशे के ग्लास में जिस भाग से प्रकाश पास करती है वो भाग चमकता हुआ दिखाई देता है, वो भाग आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, नहीं। तो आपको साफ समझ में आ गया कि जो सॉल्यूशन में प्रकाश का रास्ता दिखाई देने लगा, उस सॉल्यूशन में जो कण है वो कोलाइडी कण है, नहीं। और जिस सॉल्यूशन से प्रकाश का पाथ दिखाई नहीं दे, अंधेरा दिखाई दे, समझ जाइए कि उसमें जो कण है वो कौन है? वास्तविक विलयन है, नहीं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो साबित करता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन वाला जो गुण है वो कोलाइडी के कण दिखाते हैं, लेकिन वास्तविक विलयन के कण नहीं दिखाते हैं। बोलो इसमें दिक्कत है? तो वही हम लोग को यहां से बताया गया। आगे बढ़ सकते हैं, देखा जाए। टिंडल प्रभाव के लिए कुछ शर्त है, नहीं। क्या शर्त है भाई? टिंडल प्रभाव के लिए कुछ शर्त है, कुछ नियम है, नहीं। क्या नियम है? लिखा हुआ है कि कोलाइडी कणों का आकार यानी कोलाइडी कणों का जो व्यास है प्रकाश के कणों के तरंगदैर्घ्य के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य अगर देखा जाए तो आप बड़ा अच्छा तरीके से जानते हैं तरंगदैर्घ्य का मतलब, कोई भी जो प्रकाश होता है वो तरंग की तरह व्यवहार दिखाता है, नहीं। तो इसको कहते हैं श्रृंग। तो दो लगातार श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य, नहीं। तो अलग अलग प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, ये समझते हैं ना? नहीं। तो दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो ये प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हो गया लेमडा। अब मान लो किसी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लेमडा का मान आपको मिल गया 10 का पावर माइनस 12 मीटर, ठीक है। लेमडा का वैल्यू आ गया 10 का पावर माइनस 12 मीटर। तो ये प्रकाश का है भाई, ये क्या जी का है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। अब बताइए, प्रकाश के लिए है। अब आपका जो कोलाइडी कण होना चाहिए यानी कोई कण जो होना चाहिए, इसका जो आकार होना चाहिए वो भी आकार जो होना चाहिए वो 10 का पावर माइनस 12 मीटर
के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, ये जो कण है, जो कोलाइडी कण है, इनका आकार भी प्रकाश के जो तरंगदैर्घ्य होते हैं, देखो 10⁻⁻12 मीटर मान लिए। नहीं, तो कोलाइडी कण जो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, उन कणों का आकार इस तरंगदैर्घ्य के वैल्यू से मैच करना चाहिए। बात समझ आ रहा है? नहीं, उसके बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखना है। या ऐसा भी बुक में लिखा रहता है कि इससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन छोटा बहुत नहीं होना चाहिए, इससे छोटा बहुत नहीं होना चाहिए। नहीं, तो कोलाइडी कणों का आकार का मतलब क्या है? जैसे कोलाइडी कण जो हैं वो स्फीयर के रूप में पाए जाते हैं, तो आकार का मतलब क्या? उनका डायमीटर, यानी उनका व्यास। इनके व्यास का जो मान होना चाहिए वो 10⁻12 मीटर के बराबर या उससे बड़ा या उससे थोड़ा सा छोटा हो सकता है, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। तभी ये कण प्रकाश का प्रकीर्णन दिखाएगा, नहीं तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं दिखाएगा। मेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है? तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो वही लिखा हुआ है, कोलाइडी कणों का आकार यानी कि व्यास प्रकाश के कणों के तरंगदैर्घ्य के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, तभी प्रकीर्णन दिखाया जाएगा, नहीं तो नहीं दिखाया जाएगा। ध्यान रखना है। अगले पॉइंट पे आ जाए। अगला पॉइंट हम लोग को लिखा हुआ है, परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक परिमाप में बहुत ज्यादा का अंतर होना चाहिए। नहीं, तो यहां पे जो लिखे हुए हम लोग अपवर्तनांक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान रखना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होना चाहिए, नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो परिक्षिप्त यानी विलय और विलायक के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा का अंतर होना चाहिए। ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब आप लोग समझते होंगे, समझते हैं ना? नहीं, कोई एक आदमी बताइए, बताइए। उससे दूर या तो मतलब इसका मतलब नहीं समझे? हाँ सर बोलिए। बैठा जाए। देखिए, नॉर्मल अगर देखें हम लोग, नॉर्मली समझे हम लोग, तो नॉर्मल क्या है? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, सिंपल नॉर्मल भाषा में समझे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये हम लोग का बोला जाता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ध्यान रखना है। नॉर्मल भाषा में कहें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश प्रवाहित होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश प्रवाहित होती है, तो उस केस में प्रकाश का वेग जो है वो घट जाता है। प्रकाश का वेग क्या होता है? घट जाता है। जनरल केस में अगर हम ऊपर वैक्यूम लेंगे, तो अगर ऊपर हम वैक्यूम ले लें, क्या ले लें? वैक्यूम। जैसे हम लिखे यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, नहीं, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो एक मीडियम हो गया हमारा वैक्यूम और एक मीडियम हमारा हो गया वाटर। नहीं, तो वैक्यूम से जब लाइट हम लोग क्या चीज में जाएगी? वाटर में जाएगी, तो उसके वेलोसिटी में कमी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो उसकी वेलोसिटी में जो कमी आती है, उसकी वेलोसिटी में जो कमी आती है, नहीं, उसी कमी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है
ये हमें देखा जाए तो बताता है कि जो माध्यम है, माध्यम जो है उसकी विस्कोसिटी कितनी है। ये बताता है कि माध्यम की विस्कोसिटी कितनी है। नहीं, अगर वैक्यूम से कोई लाइट गया और वाटर में गया, नहीं तो मान लो, जस्ट एक एग्जांपल समझते हैं इसे थोड़ा सा। जैसे मान लो कि लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम में तो सबको पता है, डिवाइडेड बाई, मान लो वाटर में वेलोसिटी दे दिया 2 गुना 10 का पावर 8, मान लेते हैं मीटर पर सेकंड। नहीं, ठीक है, अब 10 का पावर 8 से 10 का पावर 8 तो कट जाएगा, 3/2 है, तो n का जो वैल्यू निकालेंगे 1.5 आएगा, तो ये 1.5 आया। नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो मीडियम है वाटर, वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में 1.5 टाइम्स ज्यादा डेंसर है। 1.5 टाइम क्या है? ज्यादा डेंसर है, ज्यादा गाढ़ा है। और इसका वैल्यू 2.5 आ जाता, नहीं तो हम लोग क्या कहते कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो वाटर की विस्कोसिटी है, नहीं वो 2.5 टाइम्स ज्यादा है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी को 2.5 टाइम्स कम कर दिया। मेरा बात समझ में आ रहा है? नहीं तो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यही होता है, ठीक है। अब एक, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उतना हमको नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है तो बता रहे हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक चीज होता है कि ये आपका होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कब? जब ऊपर हम लोग वैक्यूम लेते हैं तब, नहीं वैक्यूम और नीचे कोई मीडियम लिए तब। नहीं, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं, तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें यही काम करता है, फर्स्ट मीडियम एंड सेकेंड मीडियम। ध्यान रखना है, अगर हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान निकालेंगे, भाई ध्यान रखना है मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान निकालेंगे तो हमेशा याद रखिएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यानी n का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आता है, हमेशा 1 से ज्यादा आता है। लेकिन अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकालेंगे तो उसका वैल्यू 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, नहीं और 1 के बराबर नहीं हो सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है। बस में आ रहा है? तो इसलिए क्योंकि उस केस में वैक्यूम वाला बात हट जाता है। नहीं, अब आप जो पहला मीडियम लिए हुए हैं उसका डेंसिटी देखना है, और जो दूसरा मीडियम लिए हुए हैं उसका डेंसिटी देखना है। अगर पहला मीडियम वाला कम डेंसर है और दूसरा मीडियम वाला ज्यादा डेंसर है तो n का वैल्यू 1 ज्यादा आएगा। और अगर ऊपर वाला मीडियम है, जो पहला मीडियम आप लिए हुए हैं वो ज्यादा डेंसर लिए हुए हैं और जो नीचे वाला मीडियम लिए हुए हैं वो कम डेंसर लिए हुए हैं, तो उस केस में 1 से कम आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? तो यहां पर वही बात है, यहां पर अगर देखा जाए तो ये क्या बोल रहा है, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा का अंतर होना चाहिए। नहीं, यानी कि आप ऊपर रख दीजिए, मान लीजिए ऊपर रख दीजिए परिक्षेपण माध्यम, ऊपर रख दीजिए परिक्षेपण माध्यम और नीचे क्या रख दीजिए, परिक्षिप्त प्रवस्था। नहीं, और परिक्षेपण माध्यम से पहले प्रकाश को गुजारिए, अब परिक्षेपण माध्यम से गुजारने के बाद कहां जाना चाहिए, परिक्षिप्त माध्यम में, परिक्षिप्त प्रवस्था में। मेरी बात समझ आ रही? यहां पर 2 माध्यम हो गया, कौन कौन, एक विलायक और एक विलय। नहीं, 2 माध्यम यहां पर लिया गया। अब दोनों में प्रकाश का वेग आप निकाल के देख लीजिए, नहीं दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। नहीं, तो इन दोनों का जो अनुपात आना चाहिए, प्रकाश के वेग का जो अनुपात आना चाहिए दोनों माध्यमों में, नहीं वो बहुत ज्यादा आना चाहिए, तभी प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, और नहीं तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। बस मेरा है, यानी कि विलायक के सापेक्ष में विलय का गाढ़ापन बहुत ज्यादा होना चाहिए, विलय के सापेक्ष में विलय का गाढ़ापन क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी हम लोगों का प्रकीर्णन होगा, यानी टिंडल प्रभाव दिखाएगा, नहीं तो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। इतना में दिक्कत है किसी को? चलिए, तो सिंपल सा बात है, आप समझते हैं पहले से। तो अगर हम लोगों से कोई कहता है कि भाई टिंडल प्रभाव के लिए क्या क्या शर्तें हैं, तो 2 शर्तें हैं। पहला शर्त आप समझ ही गए, क्या,
प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नहीं और कोलाइडी कणों का आकार लगभग समान होना चाहिए या कोलाइडी कणों का आकार उससे बड़ा होना चाहिए। एक और दूसरा बताया गया कि विलायक और विलय के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा का अंतर होना चाहिए। बस में आ रहा है, कह सकते हैं नहीं तो एक बार आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विलायक का निकाल लीजिए वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, ऊपर क्या करिए वैक्यूम ले लीजिए और नीचे क्या कीजिए विलायक ले लीजिए। बस में आ रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दीजिए और एक बार क्या कीजिए विलय ले लीजिए और ऊपर में वैक्यूम ले लीजिए, नहीं यानी ऊपर वैक्यूम और नीचे विलय और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान निकाल लीजिए। उन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो वैल्यू होना चाहिए वो बहुत ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। बस में आ रहा है, तभी परिकीर्णन दिखाया जाएगा, नहीं तो प्रकीर्णन नहीं दिखाया जाएगा। बोलिए इतना में दिक्कत है? बोलिए देवता लो, पूरा चंदन कोटि करके आए हैं लो, नहीं शिव जी का आप लोग भक्त हैं लो। चलिए यहां पर ध्यान दें, हम लोग यहां से ध्यान दें तो यहां एक बर्तन लिया गया है, ठीक है। इस बर्तन में कोलाइडी विलयन लिया गया है, एक बर्तन लिया गया है, इस बर्तन में क्या है कोलाइडी विलयन है। ये एक टॉर्च है यानी प्रकाश का एक स्रोत है जिससे आप प्रकाश इसमें डाल रहे हैं। नहीं जब हम लोग प्रकाश इसमें डालते हैं, ठीक है, जब इसे हम लोग प्रकाश डालते हैं तो होता क्या है कि जो प्रकाश किरणें कोलाइडी कणों से टकराती हैं, प्रकाश किरणें गई कोलाइडी कणों से टकराई, कोलाइडी कण स्टार की तरह चमकने लगते हैं, नहीं और ये फिर इस तरह से प्रकीर्णन करता है यानी प्रकाश को ऐसे फैला देता है। कोलाइडी कण की खासियत है ना कि वो प्रकाश से किरणों क्या करता है फैला देता है, प्रकीर्णित कर देता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रकाश से किरणों को फैला देता है। तो ऐसा देखा जाता है, ऐसा देखा जाता है कि एक कोण का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? एक कोण का, एक शंकु का निर्माण होता है। नहीं ये दिख रहा है कोण टाइप का नहीं लग रहा है? क्या लग रहा है ना? नहीं तो इसी कोण को टिंडल कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल कोण या टिंडल शंकु कहा जाता है। बस में आ रहा है, इसमें दिक्कत है? नहीं तो उसी बात को लिखा हुआ है, आप यहां पढ़ सकते हैं, जो बात हम लोग बोले ना उस बात को यहां लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब प्रकाश के पुंज को सॉल पर डालते हैं तो सॉल का मतलब विलयन होता है, कोलाइडी विलयन को ही सॉल कहते हैं, बताया गया है। जब सिर्फ सॉल लिखा रहे तो इसका मतलब होता है कि विलय ठोस होगा और विलायक द्रव्य होगा, ऐसा समझाया गया है। तो लिखा हुआ है कि जब प्रकाश के पुंज को सॉल पर डालते हैं तो प्रकाश का संपूर्ण मार्ग एक कोण या शंकु दिखाई देता है, यानी प्रकाश का जो मार्ग है, रास्ता जिस पाथ पे वो जाता है, नहीं कोलाइडी कौन से टकराता है, नहीं तो वो प्रकाश का जो मार्ग है वो एक कोण की तरह दिखाई देता है, ध्यान रखना है, जिसे टिंडल कोण या शंकु कहते हैं, ध्यान रखना है। तथा यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। दिक्कत है तो ये भी आपके बिहार बोर्ड ने पूछा हुआ है, टिंडल कोण या टिंडल शंकु से आप क्या समझते हैं? नहीं तो आप यहां पर सेम जैसे लिखा हुआ है वैसे ही डालिए, नहीं कि भाई प्रकाश की किरणों को या प्रकाश के पुंज को जब कोलाइडी विलयन में डालते हैं तो प्रकाश का संपूर्ण मार्ग नहीं एक कोण या शंकु की तरह दिखाई देता है, जिसे टिंडल कोण या टिंडल शंकु कहते हैं। भारी है, बता दीजिएगा। चलिए, टिंडल प्रभाव का उपयोग कोलाइडी एवं वास्तविक विलयन में विभेद करने के लिए भी किया जाता है। तो एक तो विभेद हम लोग को दिखाई दे दिया है, नहीं टिंडल प्रभाव का जो उपयोग है ये आप विलयनों को पहचानने के लिए करते हैं कि कौन सा विलयन वास्तविक विलयन है और कौन सा विलयन कोलाइडी विलयन है। तो एक हम लोग देखे हैं कि नहीं, वास्तविक विलयन जो होते हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कराते हैं, नहीं वास्तविक विलयन से जब हम लोग लाइट पास करते हैं तो उनका पाथ दिखाई नहीं देता है, प्रकाश का पाथ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश पास करते हैं तो प्रकाश का पाथ रास्ता दिखाई देता है। एक ये है। दूसरे पॉइंट पे आइए, देखिएगा इसमें तो एक वैज्ञानिक का नाम लिखा रहता है इसमें, जिगमोंडी। नहीं, जिगमोंडी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने
1903 में लिखा हुआ है, इसमें 1903 में एक उपकरण का खोज किया, नहीं यानी कहिए कि एक माइक्रोस्कोप का खोज किया, जिस माइक्रोस्कोप को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कहा गया। क्या कहा गया? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, जिसको हिंदी में कहें तो लिखा जाता है अति सूक्ष्मदर्शी। ध्यान रखना है, ठीक है। अति सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का उन्होंने यानी एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का खोज उन्होंने किया, ठीक है। अब इस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से उन्होंने क्या किया, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिंपल है, उन्होंने एक बर्तन लिया, शीशा का एक बर्तन लिया, उस बर्तन में कोलाइडल विलयन को डाल दिया, और कोलाइडल विलयन में डालने के बाद उसमें से लाइट को प्रवाहित किया। क्या किया? लाइट को प्रवाहित किया, यानी प्रकाश को प्रवाहित किया। तो आप जानते हैं कि कोलाइडी कण जो होते हैं ये प्रकाश का प्रकीर्णन दिखाते हैं। तो अगर कोलाइडी कण प्रकाश का प्रकीर्णन दिखाते हैं यानी वो प्रकाश को फैलाते हैं, तो प्रकाश को फैलाएंगे, ध्यान रखना है। अब वो जब प्रकाश को फैलाते थे, नहीं तो जिगमोंडी साहब जो थे वो क्या करते थे कि ऊपर से जो माइक्रोस्कोप बनाए थे उन माइक्रोस्कोप से ऊपर से कोलाइडी कणों को देखते थे, ध्यान रखना है। यानी कुछ सिचुएशन ऐसा था, ये हो गया आपका बर्तन, इसमें हो गया ये आपका पानी या कोई भी द्रव्य विलायक, और इसमें हो गए कुछ कोलाइडी कण। ये हो गए कुछ कोलाइडी कण। अब इसमें टॉर्च के लाइट से लाइट फ्लो करवाया गया। तो जब लाइट फ्लो कराया गया, भाई ध्यान रखना है, जब लाइट फ्लो करवाया गया तो ये लाइट जैसे ही जाता था यहां पर इसे टकराएगा नहीं, और टकराने के बाद प्रकाश क्या करेगा? प्रकीर्णन करेगा, यानी प्रकाश को फैलाएगा। तो यहां से आपका प्रकाश जो है जहां जहां टकराएगा, ये प्रकाश जहां जहां टकराएगा नहीं, वहां से प्रकाश का प्रकीर्णन हम लोग को दिखाई देगा। अब जिगमोंडी साहब क्या किए, एक माइक्रोस्कोप बनाए थे कुछ इस तरह से, नहीं अब इस पर अपना आंख लगा दिए, ये जिगमोंडी साहब का आंख है, ये माइक्रोस्कोप है, नहीं अब इस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की मदद से वो कोलाइडी कणों की संख्या को कोलाइडल विलयन में गिन सकते थे। ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही कोलाइडी कणों पर लाइट पड़ता है, कोलाइडी कण जो हैं वो तारों की तरह, स्टार्स की तरह चमकने लगते हैं और बड़े बड़े कणों के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप से देख रहे थे। तो आसानी से कोलाइडी कणों की संख्या को वो काउंट कर सकते थे, गिन सकते थे कि कोलाइडी कणों की संख्या इस कोलाइडी विलयन में कितनी है। ध्यान रखना है। अब यहां पर कोलाइडी कण को गिनने के लिए वो बहुत थोड़ा सा सॉल्यूशन लेते थे, बुझा रहा है, और उसमें बहुत कम कोलाइडी कण रहता था। ऐसा नहीं कि ले लिए बड़का ड्राम, नहीं और उसमें गिनने लगेंगे तो जिंदगी बीत जाएगा, बुझा रहा है। चलिए पढ़ते हैं। जिगमोंडी ने 1903 में एक उपकरण जिसे अति सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है को बनाने में टिंडल प्रभाव का उपयोग किया। नहीं क्या किया भाई, कोलाइडी विलयन पर तीव्र प्रकाश किरण पुंज फोकस किया जाता है, फिर इस प्रकाश के किरण पुंज को लंबवत दिशा, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर होता है ना जी, परपेंडिकुलर यानी कि ऊपर से देखा गया, ध्यान रखना है। फिर इस प्रकाश के किरण पुंज को लंबवत दिशा में अति सूक्ष्मदर्शी यानी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। पृथक पृथक यानी अलग अलग कोलाइडी कण अंधेरी पृष्ठभूमि में चमकदार तारों के समान प्रतीत होते हैं। नहीं चमकदार तारों के समान प्रतीत होते हैं, ठीक है भाई। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वास्तविक कोलाइडी कणों को प्रदर्शित नहीं करता, नहीं यानी कोलाइडी कण का आकार कैसा है, उनका आकृति कैसा है, ये आप माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी कि वो कोलाइडी कणों के आकार को प्रदर्शित कर सके, उसके आकृति को प्रदर्शित कर सके। बस वो बताता था कि इस जगह पे कोलाइडी कण है, जिससे आप कोलाइडी कणों की संख्या तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसके आकार और आकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं ले सकते हैं। वही लिखा हुआ है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वास्तविक कोलाइडी कणों को प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि उनके द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का अवलोकन कराता है। बुझा रहा है ना,
नहीं, उनके द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का अवलोकन कराता है, यानी जो प्रकाश वो फेंक रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा है नहीं। और कोलाइडी कण भी स्टार्स की तो चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ कण वहां पर है, कोई एक कण वहां पर है, लेकिन उस कण का आकार कैसा है, आकृति कैसा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। टाइम खत्म हो गया, चलिए आज के लिए इतना ही।